Hello students, today I am going to give you Hindi description of question and answer of chapter number 5 Indigo, that is prescribed in class 12th English book Flamingo. So the first question is strike out what is not true in the following. इन सब में हमें उसको फाइंड आउट करना है जो कि सही नहीं है. कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उसके ऊपर कुछ फैक्ट्स हैं और उस स्टेटमेंट्स पे जो फैक्ट सही नहीं है उसको फाइंड आउट करना है, जो सही है उसको नहीं. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज राजकुमार शुक्लावाज. राजकुमार शुक्ला थे, क्या थे? फर्स्ट ऑप्शन इज अ शेयर क्रॉपर, सेकेंड अ पॉलिटिशियन, थर्ड अ डेलीगेट, फोर्थ अ लैंडलॉर्ड. क्या थे इसमें से राजकुमार शुक्ला? तो हमें ये नहीं पता करना है कि क्या थे, हमें पता करना है नॉट ट्रू, क्या नहीं थे वो. मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है राजकुमार शुक्लावाज, इसमें चार ऑप्शंस में कौन कौन ऑप्शन सही नहीं है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज अ शेयर क्रोपर. राजकुमार शुक्लावाज शेयर क्रोपर, ये बात सही है, वो शेयर क्रोपर थे, यानी बटाईदार किसान थे. बटाईदार किसान वो किसान होते हैं जिनकी खुद की लैंड नहीं होती है, वो लैंड लॉर्ड से रेंट पे लेते हैं, फिर उसमें फसल उगाते हैं और फिर फसल जब हो जाती है तो उसका एक हिस्सा लैंड लॉर्ड को रेंट के रूप में चुकाते हैं. जिनकी खुद की ज़मीन नहीं होती है वो ये काम करते हैं. तो वो यही थे, शेयर क्रोपर थे. चंपारण डिस्ट्रिक्ट से आते थे और उन वहाँ के चंपारण डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी एरेबल लैंड्स थी, जो भी कृषि वाली भूमि थी, अंग्रेज़ों के आधिपत्य में थी. अंग्रेज उसके मालिक थे, लैंडलॉर्ड अंग्रेज ही थे, ब्रिटिशर्स थे. तो वहाँ के किसान ब्रिटिशर्स से ज़मीन रेंट के रूप में लेते थे और फिर फसल का एक हिस्सा रेंट के रूप में चुकाते थे. सेकेंड ऑप्शन है अ पॉलिटिशियन. हाँ, तो ये सही नहीं है और हमें यही खोजना है कौन सही नहीं है. ही वॉज नॉट अ पॉलिटिशियन, वो एक पॉलिटिशियन तो नहीं थे. थर्ड है अ डेलीगेट. डेलीगेट होता है जो प्रतिनिधि करता है, किसी का राजनयिक प्रतिनिधित्व जो करता है, तो ये भी नहीं थे. अ लैंडलॉर्ड. लैंडलॉर्ड भी नहीं थे, वहाँ के लैंडलॉर्ड तो ब्रिटिशर्स थे. तो कौन कौन सही नहीं है? ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये नहीं. अ पॉलिटिशियन, डेलीगेट और लैंडलॉर्ड, तीन सही नहीं है स्टेटमेंट. दूसरा है राजकुमार शुक्लावाज. राजकुमार शुक्ला क्या थे? पुअर. पुअर तो थे. फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं, फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, काफ़ी थीन थे, बहुत भी दुबले पतले थे. इलिटरेट, तो इलिटरेट तो थे, अनपढ़ तो थे वो. तो हमें क्या खोजना है? नॉट ट्रू, जो स्टेटमेंट सही नहीं है. तो ये स्टेटमेंट ही वॉज अ पुअर, ये सही है. इलिटरेट, ये भी सही है, वो इलिटरेट थे. तो इसमें गलत कौन सा हुआ? फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ये गलत है. तो आंसर होगा फिजिकली स्ट्रॉन्ग. अब क्वेश्चन है व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट. रिजोल्यूट मीन्स होता है दृढ़ संकल्प वाला, दृढ़ निश्चयी. वो उस इंसान को रिजोल्यूट बोलेंगे जो कोई चीज़ ठान लेता है तो उसको करके ही दम लेता है. तो राजकुमार शुक्ला को रिजोल्यूट क्यों बोला गया है? आंसर है ही हैड कम all the way from चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन द फूट हिल्स ऑफ हिमालय टू लखनऊ टू स्पीक टू गांधी. उनको रिजोल्यूट इसलिए बोला गया है क्योंकि वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट कहाँ लोकेटेड है? वो यहाँ पे दिया हुआ है फूट हिल्स ऑफ हिमालय. हिमालय के फूट हिल्स में, मतलब हिमालय की जो बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं उसके बॉटम पार्ट में. मतलब कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट के पीछे हिमालय की चोटियाँ, हिमालय की श्रृंखला है. तो वहाँ पे एक तरह से चंपारण का लोकेशन बता रहा है कि कहाँ है. तो वहाँ मतलब हिमालय की वादियों से, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट से ये कहाँ आते हैं? लखनऊ आते हैं. किस लिए आते हैं? गांधी जी से बात करने. शुक्ला एकम्पनीड गांधी एवरीवेयर. और फिर उन्होंने क्या किया? गांधी जी को अकम्पनी किया, मतलब उनको कंपनी दिया हर जगह. मतलब गांधी जी जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ शुक्ला जी उनके पीछे गए. क्योंकि शुक्ला जी क्योंकि गांधी जी मतलब शुक्ला जी ने जो बात बताई कि आप चलिए चंपारण किसानों की स्थिति देखिए और अंग्रेज़ों से बात कीजिए उनकी स्थिति को लेकर के, तो वो गांधी जी सीरियस नहीं थे उनके उस मैटर को लेकर के, इसलिए वो टाल मटोल कर रहे थे. तो टाल मटोल कर रहे थे तो इसीलिए शुक्ला जहाँ जहाँ गांधी जी जा रहे थे वहाँ वहाँ उनके पीछे जा रहे थे कि अंत में आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी. मतलब कि गांधी जी अग्री नहीं थे वो चंपारण आने के लिए, मगर ये भी एकदम से, इसीलिए उनको रिजोल्यूट बोला गया है क्योंकि एकदम से ये पड़ गए थे कि नहीं, मुझे गांधी जी को चंपारण लेके आना ही है. एक बार में नहीं सुनेंगे, दो बार में, तीन बार में, मतलब जितना ही वो डिनाई करेंगे मैं उनके जहाँ जहाँ वो जाएंगे मैं वहाँ वहाँ जाऊँगा और अपनी बात उनको सुनाऊँगा. दो चार बार सुनते सुनते जरूर मान जाएंगे. शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम नियर अहमदाबाद. फिर वो उनके, जब गांधी जी अहमदाबाद वाले अपने आश्रम में चले गए तो वहाँ भी गए. फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड
टिल गांधी आस्क हिम टू मीट एट कलकत्ता। और वहाँ पे आश्रम में कई हफ्तों तक गांधी जी के साथ रहे, और जब उनको मौका मिलता था वो अपनी बात कहते थे कि चलिए चंपारण, हमारे किसानों की हालत देखिए। फिर बार बार सुनते सुनते, आप ही किसी को बार बार परसुएट करोगे, बार बार उसको अपनी बात कहोगे, तो शुरुआत में वो इनकार कर देगा, मगर बार बार सुनते सुनते अंत में तंग आकर के बोलेगा ही कि हाँ चलो देख लेते हैं क्या मैटर है। तो वही हुआ, वो एकदम से, मतलब इसी को बोलते हैं रिजोल्यूट, एकदम से दृढ़ संकल्प कि मुझे नहीं, गांधी जी को लेके जाना ही है। तो वो आश्रम भी चले गए, जहाँ जहाँ वो मीटिंग के लिए गए वहाँ वहाँ गए, और अब जब उनको मौका मिलता था अपनी बात रखते थे, और अंत में तब तक से उनका पीछा किए, अपनी बात रखे, जब तक से गांधी जी उनको बोले नहीं कि हाँ तुम कलकत्ता आओ, मेरी कलकत्ता में ये मीटिंग है इस डेट को, तुम उस डेट पे कलकत्ता आओ और हम वहाँ से चंपारण जाएंगे। तो इसीलिए उनको रिजोल्यूट बोला गया है, क्योंकि अपनी वो बात मनवा ही लेते हैं गांधी जी से। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट। गांधी जी जब राजकुमार शुक्ला जी के साथ राजेंद्र प्रसाद के घर पे गए, उनके निवास पे गए, तो वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर थे वो शुक्ला को जानते थे कि शुक्ला एक गरीब किसान है, और शुक्ला जी के साथ गांधी जी भी थे, तो वो गांधी जी को भी एक गरीब किसान ही माने। वो नहीं उनको, गांधी जी को जाने कि ये इतने बड़े पॉलिटिशियन, इतने बड़े राजनेता ये हैं, उनको नेता के रूप में नहीं माने उनके नौकर, उनको दूसरा एक नॉर्मल एक किसान ही माने। तो क्यों ऐसा, क्यों? तो इसका कारण है, शुक्ला लेट गांधी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस। शुक्ला जी गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर पे लेके गए। द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर योमैन। योमैन वही होता है जिसकी खुद की ज़मीन नहीं होती है, दूसरे की ज़मीन लेकर के खेती करता है। तो वहाँ पे जो राजेंद्र प्रसाद के जो सर्वेंट्स थे वो शुक्ला को एक गरीब किसान, योमैन मीन्स किसान, एक गरीब किसान ही मानते थे, वो किसान जिसकी खुद की ज़मीन ना हो। गांधी वॉज ऑल्सो क्लैड इन अ सिंपल धोती। हाँ, और गांधी जी को एक दूसरा किसान मानने का कारण यही था कि गांधी जी की भी वेशभूषा एक साधारण किसान की थी। गांधी जी को जो फोटोज में देखो, एक छोटा सा, पूरा धोती भी नहीं, छोटा सा अधटंगी धोती पहनते हैं, ऊपर कुछ नहीं, बस एक चादर। तो उनकी जो वेशभूषा है ये एक गरीब किसान की वेशभूषा होती थी। तो चूंकि एक किसान के साथ आए हैं और वेशभूषा भी किसान जैसी ही है, तो उन्होंने सर्वेंट्स को लगा कि ये भी एक दूसरे किसान ही हैं, वो नहीं जाने कि ये इतने बड़े नेता हैं। ही वॉज द कंपेनियन ऑफ अ पीजेंट, और उसके साथ साथी के रूप में आए थे, एक गरीब किसान के साथी के रूप में आए थे। हिंस द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट्स, इसीलिए सर्वेंट्स उनको किसान के रूप में ही माने। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विथ शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। अब उन जगहों की लिस्ट बनानी है, या उन जगहों की लिस्ट आउट करना है, फाइंड आउट करना है, बताना है, पॉइंट आउट करना है जहाँ पे गांधी जी शुक्ला के साथ गए, शुक्ला की फर्स्ट मीटिंग के साथ। मतलब शुक्ला गांधी जी से कम मिले थे लखनऊ वाले मीटिंग में, और फिर वहाँ से उन्होंने डिनाई कर दिया था जाना। तो उसके बाद शुक्ला उनको कहाँ कहाँ उनको अकम्पनी किए, मतलब कहाँ कहाँ शुक्ला गांधी जी का पीछा किए, जब तक से गांधी जी चंपारण नहीं आए तब तक से वो कहाँ कहाँ गए। गांधी फर्स्ट मीटिंग विथ शुक्ला वाज एट लखनऊ। जैसा कि मैं बताई, गांधी जी की फर्स्ट मीटिंग शुक्ला के साथ लखनऊ में हुई थी। देन ही वेंट टू कानपुर। कानपुर की ये बुक में यही स्पेलिंग दी हुई है, क्योंकि उस समय की इंग्लिश है, उस समय कानपुर ऐसे लिखा जाता था। फिर उसके बाद लखनऊ की मीटिंग के बाद गांधी जी कानपुर गए, और शुक्ला जी उनके पीछे कानपुर भी गए, एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और भारत के दूसरे भागों में भी गए। ही रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। अहमदाबाद के नज़दीक उनका आश्रम है, साबरमती आश्रम, जो सब लोग जानते हैं, वहाँ पे गए। एक्चुअली उस समय थोड़ा सा अहमदाबाद से हल्का दूर था, अभी तो अहमदाबाद में ही है। तो फिर अपने अहमदाबाद वाले आश्रम, साबरमती आश्रम लौट आते हैं। लेटर ही वेंट टू कलकत्ता। फिर वहाँ भी अहमदाबाद आश्रम में भी शुक्ला जी आते हैं उनके साथ। फिर वो कलकत्ता जाते हैं, फिर वहाँ पटना एंड मुजफ्फरपुर बिफोर अराइविंग टू चंपारण। मतलब चंपारण आने से पहले इतनी इतनी जगहों पे गांधी जी ट्रेवल करते हैं, और साथ में शुक्ला जी भी उनके साथ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द पीजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट। जो गरीब किसान थे, ब्रिटिशर्स को रेंट के रूप में क्या पे करते थे। व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टीड एंड वाई। और अब ब्रिटिशर्स उनसे क्या चाहते हैं और क्यों। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइस ऑफ नेचुरल इंडिगो। सिंथेटिक इंडिगो का क्या इम्पैक्ट पड़ा नेचुरल इंडिगो पे। नेचुरल इंडिगो जो कि एक प्लांट होता है, इंडिगो का प्लांट, उससे बनाया जाता था, और सिंथेटिक इंडिगो
जो कि केमिकल से बनाया जाता था। तो जब सिंथेटिक इंडिगो का इन्वेंशन हो गया, फिर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा नेचुरल इंडिगो पे? 3 क्वेश्चन है, इंटरमिंगल्ड है। अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर, द पीजेंट्स पेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स इंडिगो एज रेंट। फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डिड द पीजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट। पीजेंट्स यानी किसान, ब्रिटिशर्स जो कि लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मीन के मालिक थे, उनको रेंट के रूप में किसान क्या पे करते थे? तो द पीजेंट्स पेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स इंडिगो एज ए रेंट। तो जो किसान थे वो ब्रिटिशर्स को रेंट के रूप में इंडिगो पे करते थे। वो अपने ज़मीन के कुछ हिस्से में इंडिगो का प्लांट लगाते थे और वो इंडिगो अंग्रेज़ों के लिए रेंट हो जाता था। उससे किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होता था। उससे अंग्रेज़ उस प्लांट से नील बनाते थे जो कपड़ों में दिया जाता है सफ़ेदी लाने के लिए। नाउ जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब उसके बाद की कहानी क्या हुई? जर्मनी एक कंट्री है जिसने एक तरीका खोज लिया सिंथेटिक इंडिगो यानी केमिकल द्वारा बनाया गया इंडिगो नील, जो कि हाँ आज हम यूज करते हैं अपने कपड़ों में, सफ़ेद कपड़ों में जो नील दिया जाता है ना, उजाला हुआ या रॉबिन हुआ, ये सब कंपनीज़ हैं जिसकी नील आती हैं मार्केट में और हम अपने कपड़ों में सफ़ेद कपड़ों में और ज़्यादा सफ़ेदी लाने के लिए उसको यूज करते हैं। वो सब सिंथेटिक इंडिगो होता है, वो सब केमिकल द्वारा बनाया गया इंडिगो होता है, नेचुरल नहीं होता है। तो जब ये सब सिंथेटिक इंडिगो नहीं आया था, बनाने का तरीका नहीं पता था, तो नेचुरल इंडिगो ही होता था जो कि प्लांट्स को फैक्ट्री में उस निकाला जाता था। तो जब जर्मनी एक देश है वो सिंथेटिक इंडिगो बनाने का तरीका खोज लिया, सो द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वांटेड मनी एज कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। ओके, एक्चुअली ब्रिटिशर्स और वहाँ चंपारण के किसानों के बीच में एक अग्रीमेंट था कि हम आपको ज़मीन देंगे, मगर उस ज़मीन का 15% हिस्से पे, यानी हम 100 बीघा देते हैं बीघा, तो उसमें से 15 बीघा पे आपको इंडिगो की फसल उगानी है और वो इंडिगो की फसल पूरी की पूरी हमें दे देनी है रेंट के रूप में। ठीक है, उसमें आपको कुछ नहीं लेना है और उसमें उसको लेकर के किसानों को कुछ मिलता भी नहीं, क्योंकि किसानों के पास तो फैक्ट्रीज नहीं थी इंडिगो बनाने का। तो ये था। मगर जब जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो ईजाद कर लिया और सिंथेटिक इंडिगो मार्केट में आ गया, विदेशों के मार्केट में, और सिंथेटिक इंडिगो काफ़ी चीप था, काफ़ी सस्ता था, तो लोगों को तो सफ़ेदी से मतलब है, चाहे वो सिंथेटिक इंडिगो से आए या फिर नेचुरल इंडिगो से आए। तो नेचुरल इंडिगो थोड़ा महंगा पड़ता था। भारत में इंडिगो की खेती करवाते थे किसान, उसको फिर जहाज़ में लाद के ब्रिटेन ले जाते थे। ब्रिटेन की मिलों में, बड़ी बड़ी मिलों में, फैक्ट्रीज़ में उससे नील निकाला जाता था, फिर उसको सभी देशों में बेचा जाता था। तो इसमें काफ़ी खर्चा आ जाता था जहाज़ से ब्रिटेन ले जाने में और फिर वहाँ से माल सप्लाई करने में। और जो सिंथेटिक इंडिगो था वो काफ़ी सस्ता था, तो सिंथेटिक इंडिगो की बिक्री होने लगी और अंग्रेज़ों का नेचुरल इंडिगो मार्केट में बिकना बंद हो गया। तो अब उनका बिक ही नहीं रहा था, अब उनको घाटा हो रहा था, तो उन्होंने अब डिसाइड किया कि अब इंडिगो की खेती बंद कराते हैं। मगर अब इसके बदले में वो किसानों से कंपनसेशन के रूप में, क्षतिपूर्ति के रूप में पैसा मांग रहे थे। द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो वुड गो डाउन ड्यू टू द सिंथेटिक इंडिगो, जो मैं बता रही थी, नेचुरल इंडिगो का प्राइस सिंथेटिक इंडिगो की वजह से बहुत ही खराब चला गया, मतलब कोई खरीद ही नहीं रहा था, चूँकि सिंथेटिक इंडिगो इतना सस्ता था कि नेचुरल इंडिगो अब इनका बिकना बंद हो गया। तो ये इम्पैक्ट पड़ा था, सिंथेटिक इंडिगो के मार्केट में आने से ये इम्पैक्ट पड़ा था कि नेचुरल इंडिगो बिकना बंद हो गया था। और एक क्वेश्चन था कि अब ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे किसानों से, तो अब ब्रिटिशर्स किसानों से कंपनसेशन मनी चाहते थे। ओके, नाउ इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, द इवेंट्स इन दिस पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इलस्ट्रेटेड गांधीज मेथड ऑफ वर्किंग। कैन यू आइडेंटिफाई सम इंस्टेंसेस ऑफ दिस मेथड एंड लिंक देम टू हिज आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो इंसिडेंट हैं, जो घटनाएं हैं, वो सबसे गांधी के स्टाइल ऑफ वर्किंग, वो उनकी जो थॉट प्रोसेस था और उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग था, मेथड ऑफ वर्किंग था, इसका पता चलता है। तो पूछ रहा है कि वो कौन कौन इंस्टेंसेस हैं, कौन कौन घटनाएं हैं जिनसे उनका मेथड ऑफ वर्किंग, वो उनका काम करने का तरीका और उनका सत्याग्रह और नॉन वायलेंस, सत्याग्रह और अहिंसा का जो आइडिया था, वो आइडिया किन किन इंस्टेंसों से, किन किन घटनाओं से उन आइडियाज़ का और उनके काम करने का तरीके का पता चलता है। आंसर इज गांधीज
पॉलिटिक्स वाज इंटरमिंगल्ड विद द डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ द मिलियंस ऑफ इंडियन। गांधी की जो पॉलिटिक्स थी, गांधी की जो राजनीति थी, वो इंटरमिंगल्ड मतलब एक दूसरे में गुथी हुई, एकदम मिली हुई थी। किस चीज़? डे टू डे लोगों की जो रोज़ की प्रॉब्लम थी। सिर्फ उनका पॉलिटिकल एजेंडा ही नहीं था, भारत को सिर्फ आज़ादी नहीं कराना उनका एजेंडा था, उनका भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर तरह का अपलिफ्टमेंट करना, हर तरह से विकास करना। सिर्फ राजनीतिक विकास ही नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं कि हमें भारत को आज़ाद कर देना है, नहीं। जो भारतीयों का जो कल्चरल प्रॉब्लम, जो कल्चरल जो भारतीयों के अंदर जैसे कि बहुत सारी गंदगी वाली बहुत नेचर था, साफ़ सफाई को लेकर उतना अवेयरनेस नहीं था, शिक्षा को लेकर अवेयरनेस नहीं था, मतलब कास्टिज़म बहुत ज़्यादा था, जातिवाद था। तो ये सिर्फ आज़ादी ही उनका फंडा उनका नहीं था कि बस आज़ादी ले लेना है, नहीं। उनका जो सोशल और और बहुत गरीबी थी भारत में, तो उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनको सोशली अपलिफ्ट करना, ये जातिवाद को ख़त्म करना, उनको सब पूरे समाज में इक्वलिटी लाना, मतलब ये सब भी उनका, ये सब उनके जो पॉलिटिकल एजेंडा था, इसमें ये सब चीज़ें भी मिली हुई थी। मतलब डे टू डे प्रॉब्लम, सैनिटेशन के ऊपर उन्होंने काफ़ी काम किया। ओपन डेफिकेशन था उस समय भारत में, आज भी है। अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो ओपन डेफिकेशन के ऊपर काफ़ी वर्क कर रही है, शौचालय बनवा रही है। तो गांधी जी ने गांधी जी ने ही इस मैटर को लाइमलाइट में लाया था कि शौचालय बनाया जाए, सस्ता से सस्ता शौचालय बनाया जाए और शौचालय का यूज किया जाए, खुले में शौच न किया जाए। तो ये भारतीयों की प्रॉब्लम थी। और बीमारियां बहुत सारी थी गंदगी की वजह से, तो उसको अवेयरनेस लाना, बीमारियों के इलाज पे। और शिक्षा नहीं था एकदम से, स्कूल्स बहुत कम थे, तो स्कूल्स पे। तो ये जो डे टू डे प्रॉब्लम्स थी, ये भी उनके राजनीतिक पॉलिटिक्स में ये भी मिला हुआ था। ही अपोज्ड अनजस्ट लॉज, जो जितने भी अनजस्ट, जो भी लॉ अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे, जो जस्ट नहीं थे, जो समानता के ऊपर नहीं थे, अनजस्ट थे, उसको वो हमेशा अपोज करते थे, उसका विरोध करते थे। ही वॉज रेडी टू कोर्ट अरेस्ट फॉर ब्रेकिंग सच लॉज एंड गोइंग टू जेल। वो हमेशा रेडी रहते थे इस तरह के जो भी अनजस्ट लॉज आते थे, जो मतलब अनजस्ट लॉज मतलब दो किस्म के लॉ, अंग्रेजों के लिए कुछ और लॉ और भारतीयों के लिए कुछ और लॉ, जो कि जस्ट नहीं है, जो सही नहीं है। इस तरह के लॉ अगर आते थे जो भारतीयों के अधिकारों का हनन करते थे, इस तरह के अगर कानून पास होते थे, तो गांधी जी हमेशा अरेस्ट होने के लिए तैयार रहते थे और जेल जाने के लिए। द फेमस डांडी मार्च टू ब्रेक द साल्ट लॉ इज अनदर इंस्टेंस। उन्होंने डांडी मार्च किया था, जिसको सब लोगों को पता होगा, हिस्ट्री में पढ़े होगे तुम लोग, कि डांडी मार्च किया था उन्होंने, जो अंग्रेजों ने साल्ट लॉ लाया था, नमक कानून लाया था कि अब भारतीय अपना नमक नहीं बना सकते हैं। जबकि जो भी गुजरात हुआ या जितने भी स्टेट्स हैं जो समुद्र के किनारे हैं, उधर बहुत उधर के जो किसान हैं, उधर के जो लोग हैं, वो समुद्र किनारे, भाई देश हमारा है, समुद्र हमारा है, तो हम नमक क्यों नहीं बनाएंगे। तो उधर लोग नमक बना करके बेचते थे, जो उनकी जीविका का साधन था। अंग्रेजों ने उस पर भी रोक लगा दिया कि नहीं, आप नमक नहीं बनाओगे। तो इसको नमक कानून को तोड़ने के लिए उन्होंने डांडी मार्च किया। The resistance and disobedience was peaceful and a fight for truth and justice. डिसओबीडियंसी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये उनके जो टूल्स थे, जो सत्य और जस्टिस के लिए लड़ते थे, ये सब टूल्स थे। कौन कौन सा? सत्याग्रह का, नॉन वायलेंस का, सिविल डिसओबीडियंसी का, ये सब जो टूल्स थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह, अहिंसा, ये सब एक टूल बना करके वो जस्टिस के लिए, न्याय के लिए और सच्चाई के लिए लड़ते थे। दिस वाज लिंक्ड डायरेक्टली टू हिज आइडियाज़ ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। और ये सारी चीज़ें, डिसोबीडियंसी, सिविल डिसोबीडियंसी हुई, ये सारी चीज़ें, उनका जो आइडिया था सत्याग्रह, सत्याग्रह मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह, यानी जो चीज़ सही है, सत्य है, जो सच्ची सत्य है वो सही है, तो जो चीज़ सही है उसके लिए आग्रह, आग्रह यहाँ पे है हट से, उसके लिए हट करो। जो चीज़ तुम्हारा, जैसे तुम्हारे जो मौलिक अधिकार हैं, तुम्हारे जो राइट्स हैं, उस पर अगर कोई प्रहार करता है तो उसके लिए तुम आग्रह करो, हट करो। तो सत्य के लिए किया गया आग्रह, मतलब जो तुम्हारे ऊपर इम्पोज कर रहा है, कोई ये अनजस्ट लॉ तुम्हारे ऊपर इम्पोज कर रहा है, तुम्हारे ऊपर लाद रहा है, तो उसको एक्सेप्ट मत करो, उसके लिए शांति से आग्रह करो, प्रोटेस्ट करो, हट करो कि नहीं, मैं ये लॉ नहीं मानूंगा। एंड नॉन वायलेंस, और अहिंसा के साथ, ठीक है, बिना हिंसा किए।
तो ये उनके आइडियाज़ थे जो कि इस चैप्टर में जितने भी इंस्टेंसेस हैं उससे पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड गांधी अग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। लास्ट में जब गांधी जी और अंग्रेजों के बीच में अग्रीमेंट हुआ तो जो किसान पैसा लौटा दिए थे वो अपना पूरा पैसा रिफंड मांग रहे थे। जब उनको पता चला कि अरे अंग्रेजों ने चीटिंग की है, एक्चुअली उनका इंडिगो बिक ही नहीं रहा है, इस वजह से वो इंडिगो की खेती बंद करा रहे हैं और इसके बदले में हमसे पैसा मांग रहे हैं, ये तो गलत बात हुई। तो जिन किसानों ने पैसा दे दिया था वो अपना अब रिफंड मांग रहे थे, 100% पूरा का पूरा रिफंड मांग रहे थे। फिर बात 50% की हुई कि आधा पैसा दिया जाएगा। फिर बाद में हुआ गांधी जी 25% रिफंड पे भी अग्री हो गए। तो क्यों अग्री हो गए? For Gandhi, the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been forced to return part of the money and with its part of their prestige too. गांधी जी 25% जो रिफंड पे इसलिए मान गए क्योंकि गांधी जी के लिए पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। वो सोच रहे थे कि जब अंग्रेज पैसा 25% ही पैसा उनको वापस करना पड़ेगा तो उसके साथ उनका प्रेस्टीज, उनकी प्रतिष्ठा भी वापस होगी और भारतीयों के अंदर एक होप और एक जो बोलते हैं ना, एक आत्मविश्वास आएगा कि हम हमारे ऊपर जो अन्याय कर रहे हैं अंग्रेज, उसके खिलाफ अगर हम एकजुट होकर के लड़ें तो हम अंग्रेजों को बैकफुट पर ला सकते हैं। एक्चुअली वो चाहते थे कि चलो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, 100% आए, 50% आए, चलो 25% ही आए, पूरा पैसा ना आए, 1/4 आए, मगर इससे भारतीयों के अंदर एक आत्मविश्वास आएगा, अंग्रेजों का डर उनके मन में है जो वो ख़त्म होगा। नहीं तो वो अंग्रेजों को एकदम ऐसा सोचते हैं कि इनसे जीता नहीं जा सकता है, मगर जब वो 25% ही पैसा वापस करेंगे तो उससे भारतीयों के अंदर ये एक भ्रम टूटेगा कि नहीं, अंग्रेजों को भी जीता जा सकता है, अंग्रेजों को भी बैकफुट पे लाया जा सकता है अगर हम एक साथ एकजुट होकर के इनके खिलाफ लड़े। तो गांधी जी ये चाहते थे कि अंग्रेजों का डर जो है वो ख़त्म हो भारतीयों के दिल से। इसके लिए 25% भी अगर पैसा रिफंड हो रहा है तो कोई बात नहीं। सो ही अग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। इसीलिए गरीब किसानों को 25% पैसा वापस करने का जब अंग्रेजों ने बोला तो उस पर वो अग्री हो गए। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट्स ऑफ द पीजेंट। ये पूरा एपिसोड जो जितनी घटना हुई इस चैप्टर में, जितनी घटनाएं दिखाई गई हैं, इस सब से पीजेंट्स किसानों की जो प्लाइट थी, मतलब प्लाइट मीन्स दयनीय स्थिति, उनकी जो दयनीय स्थिति थी उसमें कितना सुधार हुआ, कितना चेंज हुआ। आंसर इज द पीजेंट्स वर सेव्ड फ्रॉम स्पेंडिंग टाइम एंड मनी ऑन कोर्ट केसेस। एक्चुअली अपने पैसा के रिफंड के लिए, जो किसानों ने पैसा दे दिया था अंग्रेजों को, अपने रिफंड के लिए वो कोर्ट में गए थे और जिसमें कोर्ट में बार बार उनको जाना पड़ता था, उनका टाइम बर्बाद होता था और वकीलों को पैसा देना पड़ता था, तो उनका टाइम और मनी दोनों सेव हुआ। और कोर्ट भी तो अंग्रेजों द्वारा ही रन होते थे, तो वहाँ न्याय की भी कोई उम्मीद नहीं थी। आफ्टर सम ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स गेव अप कंट्रोल ऑफ देयर स्टेट। और कुछ सालों बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स पूरी ही ज़मीन वो दे दिए वहाँ के किसानों को। दे आर नाउ रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड। और ये जो इंडिगो की शेयर क्रॉपिंग थी ये तो एकदम से डिसअपियर्ड ही हो गई, ख़त्म ही हो गई, अब इंडिगो की खेती बंद हो गई। तो पूरे इंसिडेंट्स, पूरे एपिसोड से ये चेंजेज आ गए, उनका टाइम बचा, उनका पैसा बचा, उनको ज़मीन वापस मिल गई। अब वो रिवर्टेड टू द, अब वो किसान बन गए जो शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर्स यानी बटाईदार किसान थे, उनकी खुद की ज़मीन नहीं थी, अंग्रेज़ों से पैसा, अंग्रेज़ों को फसल का कुछ हिस्सा दे करके ज़मीन लेते थे, तो उनकी ज़मीन हो गई। तो अब एक सम्मानित वो किसान हो गए और इंडिगो की खेती से उनको मुक्ति मिल गई। तो इतना सब किया गांधी जी ने। नाउ इट्स ओके, क्लियर।